Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 14 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और स्टूडेंट्स को एम्बिशियस बाबा की टीम की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, कोविड रिकवरी चरण के दौरान नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम का नाम बताएं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो हाल ही में हमारी केंद्रीय सरकार ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसके तहत वो इंसेंटिवाइज करेंगे फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द कोविड-19 रिकवरी फेज। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी केंद्रीय सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है और ये है स्टिमुलस 3.0, और इसमें उन्होंने जोर दिया है नए जॉब क्रिएशंस पर, और इसके साथ साथ वो टैक्स रिलीफ भी प्रोवाइड करेंगे हाउसिंग क्षेत्र में। तो हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने घोषणा की है एक नई स्कीम की जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। और इसके साथ साथ होम बायर्स यानी कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए उन्होंने इंसेंटिव्स की घोषणा की है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू कोविड-19, उसमें थोड़ा सुधार लाया जा सके। तो अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, और इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उन्हें इनकम टैक्स रिलीफ भी दिया जाएगा, यानी कि उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर है उसे बूस्ट किया जा सके, उसमें डिमांड की बढ़ोतरी की जा सके। इसके अलावा नए जॉब्स क्रिएशन के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कीम लेके आई हैं। तो जिन्होंने भी लॉकडाउन के टाइम यानी कि 1 मार्च से 30 सितंबर तक जिन्होंने अपने जॉब्स खोए हैं ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, अगर कोई भी कंपनीज उन्हें वापस काम पे रखती है या उन्हें नई जॉब्स मिलती हैं ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू जून 2021, तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे। यानी कि जो भी कंपनी ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रजिस्टर्ड है, अगर वो जो एम्प्लॉयज़ ने अपनी जॉब खोई है ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स उन्हें वापस काम पे रखती हैं, तो कुल मिलाकर 24% का जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है उसकी छूट देगी केंद्रीय सरकार। यानी कि ये जो 24% कंट्रीब्यूट किया जाता है बोथ बाय एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, ये खर्चा पूरे 2 वर्षों तक केंद्रीय सरकार बियर करेगी। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ ने कंट्रीब्यूट किया है उन्हें रिफंड मिल जाएगा, यानी कि उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ये पैसा, और ये सिर्फ उनके लिए अनिवार्य है जो भी ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड है। तो मैं वापस आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो जो भी कंपनीज ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रजिस्टर्ड है और वो नए एम्प्लॉयज़ को काम पे रखती है जिनके जॉब्स चले गए थे ड्यू टू कोविड-19, उन्हें 2 इयर्स तक जो ये कंट्रीब्यूशन है इसका पूरा खर्चा यानी कि 12% जो एम्प्लॉयज़ देते हैं और 12% जो एम्प्लॉयर्स देते हैं, ये पूरा खर्चा हमारी केंद्रीय सरकार उठाएगी अगले 2 वर्षों तक। उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जिन इस्टेब्लिशमेंट से 50 से कम लोग हैं उन्हें मिनिमम 2 लोगों को अपॉइंट करना होगा। जिन इस्टेब्लिशमेंट से 50 से ज़्यादा लोग हैं उन्हें मिनिमम 5 लोगों को एम्प्लॉय करना होगा काम पे। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए रोल आउट किए हैं, ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। एशियन का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, वियतनाम। वियतनाम इज द करंट चेयर ऑफ द एशियन। तो आगे बढ़ने से पहले एशियन का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो एशियन एक एसोसिएशन है ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
और इसकी खोज यानी कि एशियन की खोज की गई थी बाय मलेशिया ऑन 8 अगस्त 1967। सॉरी 1967। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 नवंबर को पार्टिसिपेट किया है इन दी 17th एशियन इंडिया समिट, और उनको ये प्रस्ताव दिया था वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है एच गुएन युआन फूक, जो कि करंट चेयर है ऑफ एशियन। तो ये जो समिट है इसमें सभी 10 एशियन मेंबर स्टेट्स ने हिस्सा लिया था और ये वर्चुअल फॉर्मेट में कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जो रिस्पॉन्स है और वो जो ब्रॉड सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसे हाईलाइट किया है। और उसके साथ साथ जो एशियन नेशंस है उनके जो इनिशिएटिव्स है कोविड-19 से लड़ने में, उसे काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन रहेगा भारत की तरफ से टू द कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड। तो चलिए अब बात करते हैं एशियन के बारे में। एशियन के हेडक्वार्टर्स है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इसकी खोज की गई थी 8 अगस्त 1967 और इसकी खोज की थी मलेशिया ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, ऑंग सान सू की को इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज म्यांमार। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है ऑंग सान सू ची को। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो म्यांमार की जो रूलिंग नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट्स हासिल की है पार्लियामेंट में और अब वो नई सरकार बनाएंगी। तो कुल 322 सीट्स लाने थे किसी भी पार्टी को, और एनएलडी यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने अब तक 346 सीट्स जीती हैं और अब वो नई सरकार बनाएंगे। तो जो एनएलडी पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एट होम यानी कि म्यांमार में, लेकिन ग्लोबली वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड की गई हैं आफ्टर मिस सू कीज रिस्पॉन्स टू दी क्राइसिस। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2012 में। तो आपने सुना होगा कि वर्ष 2017 में म्यांमार में काफ़ी बड़ी क्राइसिस थी, जो रखीने स्टेट के रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रही थी म्यांमार की सरकार, वहाँ के मिलिटेंट्स, और उनके घर जला दिए गए थे और उन्हें अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। तो इसमें जो वहाँ की करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ऑंग सान सू की, उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि वर्ष 2012 में जब सबसे पहले रखीने स्टेट में राइट्स हुए थे उन्होंने तब कुछ नहीं कहा था। वर्ष 2015 में जब दोबारा राइट्स हुए थे उस पर भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। और इसके अलावा जब 2017 में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जिन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया था, उनके घर जला दिए गए थे। इस जो कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा था म्यांमार में, उस पर भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं कहा था। तो इसीलिए उन्हें ग्लोबली काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था उनके साइलेंस के लिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि hundreds of thousands of Muslim Rohingya fled an army crackdown described by the UN as ethnic cleansing in 2017। तो हमने आपको ये ऑलरेडी बता ही दिया है कि वर्ष 2017 में जब रोहिंग्यास पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, उन्हें उनके घर जला दिए गए थे, उन्हें मारा पीटा गया था, वहाँ की लड़कियों को अगवा कर लिया गया था, और जब वो मजबूर हो गए थे म्यांमार से भागने के लिए तभी भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी स्टेप नहीं लिया था। इसके अलावा वर्ष 1991 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है बिकॉज इन्होंने पार्शियल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया है म्यांमार को, वो भी विथ नॉन वायलेंस। तो उसके बाद उनसे ऐसी पूरे एटीट्यूड की किसी को भी अपेक्षा नहीं थी। इसके अलावा काफ़ी सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, दलाई लामा तक ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ पर ये ग्लोबल लेवल पर बात उठाएं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था म्यांमार के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार का जो कैपिटल है वो है नेपिटवा और उनकी करेंसी है बर्मीज क्यात। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल,
विश्व दयालुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 13 नवंबर। 13 नवंबर को ग्लोबली वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 13 नवंबर को, ताकि जो हमारी कम्युनिटी में जो अच्छी डीड्स है उन्हें हाईलाइट किया जा सके और इससे हम पॉजिटिव पावर पे फोकस कर सकेंगे और जो एक कॉमन थ्रेड है काइंडनेस जो हमें बांध के रखती है उस पर भी हम फोकस कर सकेंगे। और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था वर्ष 1998 में बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट। और इस वर्ष का उनका थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, यानी कि लोगों को दयालु होने के लिए अर्ज किया जा रहा है। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज गए हैं। तो 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वीगन डे। 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया फिर ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 5 नवंबर यानी कि मोस्टली नवंबर के फर्स्ट थर्सडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग, और इस वर्ष वो 5 नवंबर को पड़ा था। इसके अलावा 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है और 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 13 नवंबर। 13 नवंबर को हर वर्ष नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नेशनल आयुर्वेदा डे हर साल वर्ष 2016 से ऑब्जर्व किया जाता है 13 नवंबर को, हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है धन्वंतरी जयंती को, और इस साल वो पड़ा है 13 नवंबर को, और इस वर्ष उनकी 5वीं आयुर्वेदा डे है, यानी कि वर्ष 2016 से इस बार का उनका 5वां आयुर्वेदा डे है जो कि फॉल करता है 13 नवंबर 2020, और ये धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे 2 फ्यूचर रेडी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस का, जो कि है गुजरात और राजस्थान में, जो कि है द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर इन गुजरात, और दूसरा है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी NIA एट जयपुर इन राजस्थान। तो इसका उद्घाटन उन्होंने किया है 13 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां सवाल, आई एम नो मसीहा इनमें से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो अभिनेता सोनू सूद ने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि वो एक अपनी किताब लिख रहे हैं जिसमें जो उनका एक्सपीरियंस रहा है जब वो प्रवासी मजदूरों को मदद कर रहे थे कोविड-19 के लॉकडाउन में अपने घर लौटने में, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने इस किताब में लिखा है, और इस किताब का नाम है आई एम नो मसीहा, यानी कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। और ये किताब फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है जिसमें जो अभिनेता सोनू सूद है उन्होंने अपने इमोशनल चैलेंजेस के बारे में भी बताया है जब वो हेल्प कर रहे थे प्रवासी मजदूरों को। और इस बुक को राइट किया है मीना अय्यर ने, यानी कि इसकी को राइटर है मीना अय्यर, और ऐसा मानना है कि ये मिड दिसंबर तक बुक लॉन्च हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफीज के बारे में। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लिखी गई है बाय मनोहर पारिकर जो कि है पूर्व गोवा के CM। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ लिखी है विश्वनाथन आनंद ने जो कि इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। माई लाइफ माई मिशन लिखी गई है बाय योग गुरु बाबा रामदेव। कर्म योद्धा ग्रंथ लाइफ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है बाय नरेंद्र मोदी। और द विनिंग सिक्सर लिखी गई है बाय W.V. रमन जो कि पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, आसिफ बसरा का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अभिनेता आसिफ बसरा जो कि बॉलीवुड अभिनेता थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है।
चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा जो कि अपने रोल पाताल लोक के लिए जाने जाते थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है और उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। इसके अलावा बसरा ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि जो 1993 मुंबई ब्लास्ट के ऊपर बेस्ड है ब्लैक फ्राइडे। इसके अलावा वर्ष 2002 का जो गुजरात राइट्स है उस पर बेस्ड मूवी परजानिया और काय पोचे में भी उन्होंने काम किया है। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, संचमन लिम्बू का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, सिक्किम। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिम्बू का निधन हुआ है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिम्बू का हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 73 और उन्होंने सर्व किया है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के रूप में फ्रॉम 17 जून 1994 टू 12 दिसंबर 1994 फ्रॉम द संग्राम परिषद पार्टी, यानी कि वो सिक्किम के संग्राम परिषद पार्टी को बिलोंग करते थे और वो सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।